कि गांव गांव में हर वोटर यह चाहता है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो। बीजेपी के लोगों को छोड़ दें तो अगर कोई व्यक्ति किसी की गुलामी में डूब ही जाए और इस कदर डूब जाए कि देश उसके लिए कुछ नहीं है, देश और देश की जनता के साथ वो गद्दारी करने लगे, देशद्रोह करने लगे, तो स्थिति भयानक हो जाती। जोड़ो यात्रा से प्रभावित है, हालांकि हम तो उससे पहले भी करना चाहते थे। हमारे साथियों ने, कर्नाटक के, हमारे हैदराबाद के साथियों ने लगातार हमसे कहा, लेकिन यहां पर क्योंकि आंदोलन चल रहा था इसलिए हमने वहां से यात्रा शुरू नहीं करी। आप किसी से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, किसी से भी आप इसकी समानता कर सकते हैं, ये एक आपका अपना विचार है। पिछले 5 सालों से आप ईवीएम हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने जो है जंतर मंतर पर कितनी बार प्रोटेस्ट किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन भानु प्रताप के हाथ कुछ नहीं लगा। अब क्या उम्मीद है फिर? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मेरा हाथ क्या लगना है? क्या कोई धन संपत्ति मेरे हाथ लगनी है? मेरे किस काम की है? क्या कोई पद मेरे हाथ लगना है? मेरे किस काम का है? जो हाथ लगने की बात आप कह रहे हो, बात यह है कि हमने ये लड़ाई ईमानदारी से शुरू करी कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो। और आपने सही कहा कि 5 साल, बल्कि अब तो 6 साल होने जा रहे हैं। 30 मई 2019 से हमने ये लड़ाई शुरू करी और हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया, वहां पर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया, जैसा हमने इसी साल 6 जनवरी को जंतर मंतर पर करके दिखाया, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन हर जगह मशीन लेके गांव गांव में घूम रहा था। 40-45 हजार जो मोदी की वो थी गाड़ियां, उनमें रख के जगह जगह घूम रहा था। यह आया ना, वो हमारी लड़ाई की वजह से आया। और इतने समय से लड़ते लड़ते आज स्थिति यह है कि गांव गांव में हर वोटर यह चाहता है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो। बीजेपी के लोगों को छोड़ दें तो। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि जब तक ईवीएम हमारे पास है 50 साल तक हमें देश की राजनीति से कोई हटाने वाला नहीं है। क्या कहेंगे फिर आप? अरे हम इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि जिसकी वो बात कर रहे हैं हमें मालूम है। केवल गृह मंत्री जो कह रहे हैं 50 साल नहीं, वो अगर मशीन रहेगी उनके पास में तो 500 साल तक वो राज करेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से वो राज कर रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी भयानक परिस्थिति लोगों के सामने आने वाली है। मैंने मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, लेकिन एक यूट्यूबर हैं, शायद रिटायर वो किसी सर्विस में थे, अब हैं, बुजुर्ग से हैं। उन्होंने यहां तक तो कहा है कि क्या देश गृह युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है। बल्कि ये नहीं, वो कह रहे हैं कि देश को जिस तरह से गृह युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है, यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। सो हालात कितने भयानक हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इससे भी लगा सकते हैं कि 81 करोड़ लोगों को आप ऑफिशियली 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं। सर, ईवीएम का मुद्दा तो अपनी जगह है, लेकिन आजकल वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने यह मुद्दा उठाया। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इसे उसी श्रृंखला में देखते हैं। बीजेपी जो बेईमानी करती है, उसके बेईमानी के कई डायमेंशंस हैं, कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं। उनमें यह भी है एक वोटें काटना। आपने केवल वोटें काटने की बात बताई। वोटें काटना, वोटें कटवाना एक यह मुद्दा है। दूसरा, जो अपनी फर्जी वोटें हैं वो बनवाना, यह दूसरा है इनका तरीका जो है। और इसके अलावा वोटें नहीं डालने देना, जैसे आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में देखा कि पुलिस वाले रिवॉल्वर लेकर खड़े हैं, वोटें नहीं डालने दी गई। इससे पहले भी रामपुर में कई बार वोटें नहीं डालने दी गई, सबके मालूम है, सारी वीडियो पड़ी, सब कुछ जानते हैं। सो ये करवाना। और इसके अलावा जहां कुछ ना चले, जहां पता लगे कि अंधाधुंध वोटें पड़ रही हैं विपक्ष के पक्ष में, वहां जिले के कलेक्टर और एसएसपी के माध्यम से, यानी प्रशासन के माध्यम से, विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हरवाना और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर करके उसे सर्टिफिकेट देना। यह उनकी बेईमानी के कई तरीके हैं बीजेपी के। और यह सब कुछ क्यों चल रहा है? यह सब कुछ इसलिए चल रहा है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग
मोदी की गुलामी में इस कदर डूब गया है कि उसे यह एहसास भी नहीं है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ देशद्रोह कर रहा है। ये उसकी वजह से हो रहा है, जिसकी ड्यूटी इस देश के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बहुत ही पवित्र उसकी ड्यूटी है, और इसीलिए कि उस पर किसी तरह का दबाव ना हो, देश का पूरा शासन प्रशासन उसके हाथ में सौंप दिया जाता है, संवैधानिक व्यवस्था। और उसका काम है कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति भारत में जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में आए बिना रह न जाए। नंबर 2, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 328 तक भारत के संविधान में यह सारी व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, उसको पूरी तरह से निष्पक्ष रहने के लिए यहां तक भी किया गया है कि 65 साल की उम्र तक या जब तक वो है, उसे कोई हटाए नहीं, और साथ में उसको जो है बाद में, सर्विस के बाद में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। इतना सब कुछ किया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की गुलामी में डूब ही जाए, और इस कदर डूब जाए कि देश उसके लिए कुछ नहीं है, देश और देश की जनता के साथ वो गद्दारी करने लगे, देशद्रोह करने लगे, तो स्थिति भयानक हो जाती। इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा, इसीलिए लड़ना पड़ रहा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की बात कही जा रही है, क्या ये कदम प्रभावी है या फिर कुछ और? ये कदम संविधान के विरुद्ध है, बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। क्यों है संविधान के विरुद्ध? अभी चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, तो 5 साल सरकार चलनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव हुए हैं, 5 साल सरकार चलनी चाहिए। तो इनके चुनाव कब होंगे? जब इनका टर्न आएगा। और लोकसभा का चुनाव कब हुआ है? मई 2024 में। मई 2024 में जो चुनाव हुआ है, क्या आप उसको भी खत्म करके आप जब ये बिल पास करा दोगे, माना संविधान संशोधन कर दोगे, तो उसके बाद में जो है आप उसके भी चुनाव कराओगे, और जिनके 5 साल बाद होने उनके भी अभी कराओगे? नहीं, ये 5 साल का टेन्योर है, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, उसके बाद ही होंगे। और अगर कोई बीच में इमरजेंसी आती है, उस दौरान अगर कुछ बात होती है, तो उसके बाई इलेक्शन होते हैं। तो यह संविधान के विरुद्ध है जो भी हो रहा, इसका सड़क पर विरोध होना चाहिए। बिल्कुल कैसे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जो आप बात कर रहे हैं उसका यही मतलब है कि जिसके चुनाव जब होने हैं, अगर विषम परिस्थिति कोई आ गई, कोई सरकार गिर गई, तो उसका यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, है नहीं है? लेकिन अगर आप उसे वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़ दोगे, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? इसके पीछे वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे षड्यंत्र समझिए कि जिस दिन यह गैर संवैधानिक संशोधन पास करा के इसको कानून बना लेंगे, उस दिन यह न केवल पूरे मतलब लोकसभा में, बल्कि पूरे देश में चुनाव कराकर, और क्योंकि चुनाव जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है और मोदी की गुलामी में पूरी तरह से डूब चुका है, देशद्रोह कर रहा है, जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो चुनाव आयोग इनके लिए काम करेगा, और फिर पूरे देश में हर राज्य में यह सरकार बनाएंगे और लोकसभा में सरकार बनाएंगे, और उसके बाद संविधान को पूरी तरह से खत्म करेंगे। यह बड़ी भयानक साजिश है, संविधान को खत्म करेंगे। जिस तरीके से संविधान विरोधी आपने बात की थी कि भाई संविधान के विरोध में ये सारा सब कुछ चल रहा है, देखा जाए तो हाई कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, वहां भी जज जो है अपने निर्णय, अपने फैसले दे रहे हैं संविधान के विरोध में, उसके लिए क्या कहेंगे फिर? नहीं, ये बात तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं, ये बात तो मैं इस रूप में कह चुका हूं कि इस देश में एक बड़ा माफिया बन गया है, एक बड़ा सिंडिकेट बन गया है। उस सिंडिकेट में इस देश की सरकार, इस देश के पूंजीपति, इस देश का मीडिया जो पूंजीपति खरीद चुके हैं, इस देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस देश का जो आप कहें मनुवाद है, मनुवादी लोग हैं ये, और इन सब के साथ में अदालतें। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ बताकर गए, सबको दिखाकर गए, केवल बताकर नहीं दिखाकर गए। प्रधानमंत्री उनके घर आ रहे हैं,
उसका प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ किया, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 16,500 करोड़ रुपए जो सरकार ने जो सीबीआई है, ईडी है, उनके माध्यम से एक्सटॉर्शन मनी और साथ में उसको कि चंदा दे और धंधा ले, इस तरह से जो कुछ किया, और जिसकी कीमत बताई जा रही है कि जितना चंदा लिया उससे कितना उन्होंने धंधा दिया। चंदा तो आया है ऑफिशियली लगभग 16,500 करोड़, अनऑफिशियली कितना आया पता नहीं, लेकिन इससे उन्होंने जिनसे चंदा लिया, उनको जो धंधा दिया, वो लगभग 50 लाख करोड़ का है। 50 लाख करोड़ का धंधा दिया है। इस तरह से देश को बेचा है, इस तरह से। ये सब कुछ ये साथ में है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार, जो शिंदे की सरकार थी, गैर संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हटाया नहीं उसको। ठीक इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो मसला आया तो कहा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सीजीआई होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख दी कि सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है, तो सरकार ने बदल दिया। दिल्ली में जो सरकार थी कि भाई प्रशासन ये जो है उनके हाथ में होना चाहिए, सरकार में चुनी हुई सरकार के हाथ में, उसके विषय में फैसला दिया, लेकिन सरकार ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक नहीं, और इसके साथ साथ में जो गैर संवैधानिक अभी दिया SC ST आरक्षण के विषय में जो उन्होंने किया, वर्गीकरण जो किया, वो गैर संवैधानिक। कोर्ट कहां है? कोर्ट और मशीन के ऊपर बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके जज, सारे IAS ऑफिसर्स, कलेक्टर, SDM, ADM, तहसीलदार, इस देश के तमाम अभी IPS अधिकारी, IG, DIG, DGP, SSP, SP, ASP, DSP, ये सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे PhD किए हुए सब लोग, इंजीनियर तमाम, सिवा सॉफ्टवेयर इंजन के, ये भी नहीं जानते कि जिस मशीन से चुनाव करा रहे हैं वो मशीन कैसे काम करती है। फिर भी मतलब 99% जो वोटर है वो नहीं जानता कि ये मशीन कैसे काम करती, फिर भी उससे चुनाव कराए जा रहे हैं लगातार। ये सब कुछ, जबकि उसको बंद कर देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। लगातार मांग उठ रही है दुनिया के तो बड़े बड़े देश जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। इन सारी चीज से पता लगता है कि सब मिले जुले हैं, सबका एक गठजोड़ बना हुआ है। लेकिन सर केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को सपोर्ट करती है जो उनके पक्ष में बयान देती है। अगर बात की जाए विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस जो है शेखर यादव, और अभी हाल ही में राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब ने जो है कहीं ना कहीं उस गरिमा को भी ठेस पहुंचाई जिस सीट पे वो बैठते हैं, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी उनके समर्थन में खड़ी है। कहीं ना कहीं नहीं, हर समय हर जगह वर्तमान केंद्र की सरकार और उसका मुखिया, इस देश का प्रधानमंत्री, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी बेईमान लोग हैं, जितने भी असभ्य लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं या जिस तरह की भी गलत चीजें करते हैं, उनको पूरी तरह संरक्षण देने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। जिनको भ्रष्ट कहता है, जिन पर आरोप लगाता है, उन्हें मंत्री बनाता, मुख्यमंत्री बनाता, उप मुख्यमंत्री बना देता, ये तो सबके सामने है। ये सारे बाकायदा इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा इन लोगों को संरक्षण नहीं पाला जा रहा है। और क्यों पाला जा रहा है? क्योंकि जो सत्ता में बने रहने की जो हवस है, वो सत्ता उनके हाथ से न निकल जाए, उसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। खुद चुप रहो, बाकी सबसे कहलवाते रहो, तू गाली दे, तू ये कर, तू वो कर, सब ये सारी चीजें हैं। आज जो सारी चीजें हो रही, क्या अदालत में, इस देश की अदालत में इतनी ताकत नहीं है कि जिस तरह की भी ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं इनको बंद कर सके एक झटके? इतनी देर का काम, इतनी देर का हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करे और कोई भी व्यक्ति उसे पालन ना करे, लेकिन फिर भी हो रहा, लगातार हो रहा। इसका क्या मतलब माना जाए? इसका मतलब यही है सरकार का, इस देश के प्रधानमंत्री का पूरी तरह से उनको संरक्षण है। सर, अभी सदन की कार्यवाही के दौरान संभल की घटनाओं का भी जिक्र हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका जश्न मनाया जा रहा है कि हाँ अच्छा कदम है,
लेकिन इससे फायदा क्या होने वाला है? बुलडोजर आज भी वैसे ही चल रहा है। आज भी आज की खबर है कि आजान देने के आरोप में एक मौलाना साहब को गिरफ्तार किया है। तो जो घटनाएं हैं, जो प्रताड़ना है, वो लगातार जारी है। तो फिर ये सब आवाज उठाने से या कोर्ट के आदेशों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर अदालतें चाहती या अदालतें चाहें तो इस देश में पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। इस देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि अदालत के आदेश की अवमानना कर सके, उसको न माने या उसके विरोध में काम कर दे। पर सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज देश में स्थिति वो हो गई है जहां न कोई अदालत है, न कोई मीडिया है, न कोई शासन प्रशासन में किसी भी तरह की कोई संस्था है, न कोई संवैधानिक संस्था बची है जो लोगों को इससे, जो अन्याय अत्याचार ये सरकार कर रही है, उससे बचा सके, उसके जुल्मों सितम से बचा सके। कोई संस्था नहीं बची है। और आखिरी उम्मीद अदालत है। जब अदालत के ही आदेशों का यह हाल है जो आप कह रहे हैं, और मैं आपके इसमें एक बात जोड़ता हूं, अभी 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, आप सब थे जो उसमें था, तालकटोरा स्टेडियम में। हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मणिपुर से बहुत ही प्रतिष्ठित वहां से 2 लोग आए थे, लेडीज हैं, वो भी लेडी हैं। बल्कि उसी दिन से उन्हें एयरपोर्ट से अरेस्ट कर रखा है। एयरपोर्ट से बड़ी मुश्किल से, अभी तक भी उन्हें छोड़ा नहीं है लगातार। और पुलिस जो वो है बिंदापुर पुलिस स्टेशन, वहां का एसएचओ, इंस्पेक्टर जो भी है, वो कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। वहां लोग अभी तक डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। यह स्थिति है। सो गुंडागर्दी का कोई सीमा छोड़ी नहीं है। जो अपराधी हैं उनको बचाने की, जो उनके साथ में खड़े हैं उनको बचाने के लिए सब कुछ है। और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ये सारे के सारे अब उसमें संसद में खूब शोर मचा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसका असर नहीं है। तो क्या विपक्ष के तमाम नेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि इस लड़ाई का, या इस तरह से ये जो सब कुछ गलत हो रहा है, इससे देश को और देश की जनता को बचाने के लिए हमें कोई और तरीका सोचना होगा। और मैं तरीका सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा। जन आंदोलन के बिना अब यह देश बचेगा नहीं। जन आंदोलन सड़क पे करने के लिए सबको उतरना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो उनके नेता हैं माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनके तमाम और जो नेता हैं उन सबको इनवाइट करता हूं, आइए हमारे साथ 20 दिसंबर को 10 बजे अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में आइए। बैलेट पेपर के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी आइए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका तो नाम ही क्या लेना है, क्योंकि ये भी उनके साथ में बैठ के देश की जनता के साथ में गद्दारी ही कर रहे हैं। पर डीएमके के स्टालिन साहब, टीएमसी की ममता बनर्जी और जितने भी हैं, उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं, आइए हमारे साथ, क्योंकि देश को बचाना है। ये लड़ाई सबकी है, मेरी नहीं, मेरी भी है, आपकी भी, मीडिया साथियों की भी, जनता की भी है, तमाम नेताओं की है, विपक्ष की है, सबकी लड़ाई है। मिलकर ही लड़ेंगे तो ही बच पाएगा देश, नहीं तो नहीं बचेगा। पर आप एज एन एडवोकेट ये बात कह रहे हैं कि जो अदालतों से फैसले हैं वो काफी नहीं है, मतलब उनसे कहीं ना कहीं लोगों का ये भरोसा। मैं अदालतों से फैसले की काफी की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं हो पा अदालत अगर अपने फैसले को लागू नहीं करवा पाती हैं, तो क्या यह अदालतों का अपमान नहीं है? और यह अदालतों का अपमान है, और अदालतें अपने अपमान को चुपचाप सह रही हैं। फिर अगर वो अपने आदेश का पालन नहीं करवा पाती हैं, तो फिर आदेश ही क्यों कर रही हैं? अगर उनके आदेश के बावजूद, उनके होते हुए भी बुलडोजर नहीं रुक रहा, सर्वे नहीं रुक रहा, और सारी चीजें जो है लगातार वो सब होती जा रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो अदालतों का मतलब क्या है?
मैं तो इसका एक ही अर्थ निकालता हूं, हालांकि संविधान ने इन अदालतों को इतनी ताकत दी है आप सोच नहीं सकते। पर सड़क पर उतरकर भी तो सर जान जा रही है ना, क्या है? तो इस जान को कहां ले जाओगे? मैंने तो एक शेर सुना है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो घरों में दुबके हुए बैठे थे। क्या वो बच जाएंगे? मरेंगे सब, सबको मरना है। नहीं लगता जो आतताई है वो भी नहीं बचेंगे, और जिन पर अत्याचार हो रहा है वो भी नहीं बचेंगे। जो घरों में बैठे हैं वो भी मरेंगे, जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौत तो निश्चित है यार, मौत से डर के। और मैं समझता हूं ये सवाल भी अगर कोई करता है तो ये भी बड़े दुख की बात है। इसी देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, और उस आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान की, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, ताकि हम लोग एक अच्छा भविष्य देख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी बच सकें। और हम मौत से डर रहे हैं। वो डेमोक्रेसी के लिए थी ना, अभी तो हम डेमोक्रेटिक, और अब डेमोक्रेसी के लिए नहीं है लड़ाई, ये डेमोक्रेसी को बचाने के, डेमोक्रेसी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले व्यक्ति इस देश की डेमोक्रेसी को तबाह कर रहे हैं लगातार, और वो आपकी आंखों के सामने हो रही है, आप देख भी रहे हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।